हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से। प्रीवियस पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं और यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो दो टाइप्स होते हैं फेडरलिज्म के, जिसमें एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ये हम समझेंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो ये देखेंगे हम थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉर्पोरेट लिस्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड वीडियो, जिसका फर्स्ट स्लाइड, जिसमें यहां पर हमने दो पर्टिकुलर पार्ट्स में कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर को यहां पर बाइफरकेट किया हुआ है। तो दोस्तों नाम से ही बड़ा क्लियर है, कमिंग टुगेदर मतलब इसमें स्टेट्स आपस में आएंगे और एक कंट्री बनाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होता है ना। तो इसको एक एक करके हम समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर जैसे यहां पर नाम से ही बड़ा क्लियर है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट जो हैं वो आपस में आ रहे हैं और आपस में आकर मिलकर एक नया देश बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर आपको दूं, अमेरिका। तो अमेरिका, जिसको हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में क्या है, लगभग 50 स्टेट्स हैं। तो वो 50 स्टेट्स आपस में एक साथ आकर मिलकर एक नया देश बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूएसए। यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। सो दिस इज, आई होप द पिक्चर इज क्लियर हियर। इसी का जस्ट उल्टा होता है होल्डिंग टुगेदर में। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि एक देश ऑलरेडी है, वो देश क्या करता है कि अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर देता है दोस्तों, है ना। तो यहां पर जो देश है वो सभी स्टेट्स को होल्ड करके रखता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा यहां पर दोस्तों डिफरेंस देखते हैं। चूंकि यहां पर सभी स्टेट्स अपनी मर्जी से आकर एक देश बना रहे हैं, इसलिए हर स्टेट इक्वली पावरफुल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अमेरिका में दो स्टेट है, मान लेते हैं, एक है वॉशिंगटन डीसी और दूसरा है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों ही इक्वली बराबर पावरफुल होंगे। ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क ज्यादा पावरफुल होगा, वॉशिंगटन डीसी कम पावरफुल होगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही इक्वली बराबर है। ऐसे ही जो बाकी के 50 स्टेट्स हैं वो भी इक्वली बराबर पावरफुल होंगे, है ना। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में कई बार ऐसा नहीं होता दोस्तों। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स हो सकता है कि ज्यादा पावरफुल हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि सम स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन अदर। तो इसका भी एग्जांपल है हमारे देश में। जैसे 2019 से पहले, 2019 से पहले अगर आप देखेंगे भारत में, तो भारत में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था ड्यू टू आर्टिकल 370। वहां का फ्लैग अलग था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था और भी बहुत सारी चीजें अलग थी दोस्तों, है ना। तो ये हमने कुछ स्पेशल पावर दिया हुआ है कुछ स्टेट को, ताकि वो अपना रीजनल जो आइडेंटिटी है, रीजनल जो ऑटोनॉमी है, वो उसको बनाए रख सके, है ना। 2019 में आप जानते हैं कि जो अभी करेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया था और अब जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस नहीं बल्कि अब यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। लेकिन आज भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेटस रखते हैं, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आसाम है ना, अरुणाचल प्रदेश है, ओके, नागालैंड है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां आज भी कुछ स्पेशल स्टेटस वहां मिला हुआ है ड्यू टू आर्टिकल 371। याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 371, ओके। और कौन कौन से स्टेट्स मैंने बताए हैं वो ऑलरेडी आपको क्लियर है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कुछ अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिले हुए हैं दिस स्पेशल स्टेटस, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट यहां पर मैं और ऐड कर देता हूं, स्पेशल स्टेटस के अंदर में इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर मिलता है, जैसे कि लैंड रिलेटेड पावर, ओके। और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको वहाँ के गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दिया जा सकता है, उनके कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने की इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ कुछ स्पेशल प्रोविजंस किया जाता है। सेकंड पॉइंट भी आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट यहां पर हम देखेंगे, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। कमिंग टुगेदर में होता है
जैसे कि वॉशिंगटन डीसी है और देश का गवर्नमेंट है वो इक्वली पावरफुल होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकती है, ऐसा नहीं होता वहां पर, है ना। तो दोनों ही इक्वली पावरफुल होंगे। जबकि यहां पर होल्डिंग टुगेदर में आप देखेंगे तो होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी को लेके साथ में चलना पड़ता है दोस्तों, है ना। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होता है। एक तो आप अमेरिका में नागरिक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब देश का नागरिक होते हैं, एज वेल एज आप स्टेट के भी नागरिक होते हैं। मतलब कि वॉशिंगटन डीसी का भी सिटीजनशिप होगा आपके पास में और अमेरिका का भी सिटीजनशिप होगा, मतलब डुअल सिटीजनशिप होता है अमेरिका में। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप होता है। भारत में चाहे आप बिहार से आए, चाहे आप तमिलनाडु से आए, आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगा, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, फिर उसके बाद लास्ट यहां पर आएंगे, एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल यहां पर अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर के। यहां पर एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जैसे यूएसए है ना, तो इसी को इलेबरेट कर दो आप। यू फॉर यूएसए हो गया, अमेरिका होगा, यहां पर जो एस है उसका मतलब स्विट्जरलैंड और ए है मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप यहां पर याद रख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो क्या होगा एग्जाम आंसर? इंडिया। इंडिया जो है वो कमिंग टुगेदर का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से होल्डिंग टुगेदर में आप देख लीजिए, होल्डिंग टुगेदर में है यहाँ पर इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल है ना। तो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक कम्स अंडर द 5 स्टार इन बोर्ड एग्जामिनेशन। हमेशा पूछा जाता है, और जो लास्ट हमारा पार्ट होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख सकते हैं एक बालक है जो पूछ रहा है, Isn't that strange? Did our constitution makers not know about federalism or did they wish to avoid talking about it? तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म शब्द का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको नहीं पता था क्या? ये इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी जगह इस फेडरलिज्म शब्द को मेंशन नहीं किया गया है। इस फेडरलिज्म शब्द के जगह आपको देखने को मिलेगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या मिलेगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा किसके जगह पे? फेडरलिज्म के जगह पे। सो वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको ये फेडरल शब्द देखने को नहीं मिलेगा। इस फेडरल शब्द के जगह पे हमने यूज किया है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए ये बालक पूछ रहे हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेडरलिज्म शब्द का मतलब नहीं पता था, कि वो जानते ही नहीं थे कि ये क्या होता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि उस समय भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि फेडरलिज्म होता क्या है, लेकिन उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझकर वो शब्द इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में था, वो बन रहा था दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ था। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना चालू हुआ और 1949 के लास्ट में नवंबर में वो कंप्लीट हुआ था दोस्तों बनना। 1950 26 जनवरी को वो इंप्लीमेंट होता है। तो 3 साल के आसपास लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, है ना। और उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया को ज्वाइन नहीं किए थे, बातचीत चल रही थी इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। तो चूंकि पूरे प्रिंसली स्टेट्स जिनकी संख्या 550 से ज्यादा थी वो भारत में इंक्लूड नहीं हुए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो एक तो पाकिस्तान बना, एक भारत बना और एक दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स था। प्रिंसली स्टेट्स के पास में 3 ऑप्शन थे, या तो वो भारत को ज्वाइन कर सकता था, या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकता था, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता था एक देश की तरह। तो उनकी संख्या थी 550 से ज्यादा। उतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारे देश में इंक्लूड करने का ह्यूमंगस टास्क जो है वो बहुत बड़ा टास्क था जिसको कंप्लीट करना बाकी था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो फेडरलिज्म शब्द को इंक्लूड नहीं किया, इसकी जगह पे हमने इंक्लूड किया यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। लेकिन बाद में
सभी प्रिंसली स्टेट्स हमारे देश को ज्वाइन करते हैं और इसका क्रेडिट जाता है हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने अपने ज़बरदस्त लीडरशिप के बदौलत उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया और आज आप देख सकते हैं कि वो सभी हमारे देश का हिस्सा है, जिसमें से कुछ का नाम यहाँ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद पहले प्रिंसली स्टेट था, आज वो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। तो आई होप कि ये वाला बात भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम 5 स्टार में इंक्लूड करेंगे। इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है। इस टॉपिक का नाम है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। क्या है दोस्तों? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 3-fold मतलब ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर यहां पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पावर ऑफ मेकिंग लॉ। क्या होता है इसका मतलब? पावर ऑफ मेकिंग लॉ, मतलब कि कानून बनाने की जो ताकत होती है, ये इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही क्लियर तरीके से मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है कानून बनाने का, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, ये बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइंड है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप देखेंगे यूनियन लिस्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स, स्टेट लिस्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स, लेकिन यहां पर लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोकल गवर्नमेंट की जगह आपको देखने को मिल रहा है कॉन्करेंट लिस्ट। लोकल गवर्नमेंट यहां पर इसलिए प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे देश में सिर्फ 2 ही लेवल के गवर्नमेंट थे, एक था स्टेट गवर्नमेंट और एक था सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ऊपर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसके जो नीचे थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, है ना। लोकल गवर्नमेंट उस समय नहीं बना था। लोकल गवर्नमेंट का जन्म होता है हमारे देश में 1992 में, है ना। तो इसीलिए यहां पर लोकल गवर्नमेंट आपको मिसिंग मिल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा लेजिस्लेटिव पावर्स था ये तो 1950 के आसपास बन चुका था दोस्तों, है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में ही इंक्लूड समझेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए समझते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे यूनियन लिस्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो ऐसे सब्जेक्ट्स को रखता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है ना। जैसे यहां पर आप देखेंगे यहां पर डिसीजन लेने का ताकत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। यहां पर आ सकता है डिफेंस, एफए का मतलब है फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। और यहां पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये सभी एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार एग्जांपल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ यूनियन लिस्ट, और डिफेंस विल कम अंडर विच लिस्ट, फॉरेन अफेयर्स विल कम अंडर विच लिस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में बिल्कुल देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमको मिलेगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट डेफिनेटली यहां पर स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसके रिलेटेड डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, और इसमें आएगा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। भाई एग्रीकल्चर आ रहा है तो इरिगेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, है ना, खेतों में पानी डालना। ओके। और एक चीज यहां पर और बहुत क्लियर है कि जो डिफेंस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है ना, ये सभी किसके हिस्से हैं? यूनियन लिस्ट के हिस्से हैं दोस्तों। लेकिन जो पुलिस है वो किसका हिस्सा है? वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। ओके। यहां पर दोस्तों एक चीज मैंने अभी कहा दिल्ली पुलिस, है ना। तो दिल्ली पुलिस एक एक्सेप्शन है, क्योंकि दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी एज वेल एज इट्स अ कैपिटल, है ना। तो जो यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस है, दिल्ली वाले रीजन में जो पुलिस है उसको कंट्रोल करती है यूनियन लिस्ट। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, वो यूनियन का ही हिस्सा है दोस्तों, है ना। तो दिल्ली इज एक्सेप्शन, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ का पुलिस है या महाराष्ट्र का पुलिस है, उसको वहां की स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। उसकी जो भी ट्रांसफर होना है, बाकी चीजें हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है उसको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है जो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डिसीजन है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहां पर एजुकेशन देख लीजिए, फॉरेस्ट देख लीजिए, ट्रेड यूनियंस देख लीजिए, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? कॉन्करेंट लिस्ट के। यहां पर एक चीज आप
आपको अंतर समझना है कि ट्रेड विल कम अंडर द स्टेट लिस्ट, बट ट्रेड यूनियन, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड यूनियन विल कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। सो इस तरीके से आपको समझना है ना। ट्रेड किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा, लेकिन ट्रेड यूनियन किस में आएगा? वो आएगा दोस्तों आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, चूंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहां पर कानून बना सकते हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना रहे हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ऐसे केस में जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा उस लॉ को फाइनल माना जाएगा, वो लॉ फाइनली इंप्लीमेंट होगा, है ना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आप देखेंगे लास्ट में आपको एक और लिस्ट दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट, है ना। तो कई बार एग्जामिनेशन में इसके ऊपर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेसिड्यूरी लिस्ट। ओके, सो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों में ही नहीं होते, वो कहां पर होते हैं दोस्तों? वो आपके होते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट में। रेसिड्यूरी लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर में डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है दोस्तों, पिछले 10-20 सालों में, है ना। और इसी वजह से इसको हमने इंक्लूड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लिस्ट में, जिसका नाम है यहां पर रेसिड्यूरी लिस्ट या फिर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। आई होप द पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है एक बच्ची से। ये पूछ रही हैं कि इफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन द यूनियन कैबिनेट, है ना। तो इनका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि अगर एग्रीकल्चर या कॉमर्स या ट्रेड जो है वो स्टेट लिस्ट में आ रहा है, तो इसके यूनियन मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर क्यों होते हैं दोस्तों, है ना। जैसे आपने देखा होगा यूनियन मिनिस्टर या फिर सेंट्रल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर फॉर दी कॉमर्स एंड ट्रेड। तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है, मैं मानता हूं कि कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर बोथ कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, ये सही बात है, लेकिन इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर पूरे देश भर में होता है, और एग्रीकल्चर से होने वाला जो प्रोडक्शन है, चाहे वो पोटैटो हो, टोमेटो हो या फिर ऑनियन हो, उसका जो ट्रेड है वो पूरे देश भर में होता है दोस्तों। तो उस पूरे देश भर में जो ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का और बाकी चीजों का, उसमें यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए देश के सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर इंटरफेयर करना बहुत ही जरूरी है ना। तो चूंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हैं। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को राइस बेच रहा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पोटैटो परचेज कर रहा है, तो इस तरीके से हम इंटर स्टेट व्यापार कर रहे हैं। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो चूंकि यहां पर मॉनिटरिंग वाली बात आ जाती है, इसलिए यहां पर हमको यूनियन मिनिस्टर रखना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से हम पूरे देश के लिए प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, जो आने वाले 4-5 सालों के लिए, आने वाले 2-3 सालों के लिए पूरा प्लान बनाती है कि हमारा देश किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा। तो उस पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर और कॉमर्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, और आप जानते हैं कि हमारा देश का पूरा इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो चूंकि हमको पूरे देश के लिए प्लान बनाना होता है, इसलिए भी वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है यूनियन मिनिस्टर के रूप में, इसलिए भी हम वहां पर रखते हैं दोस्तों। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कभी कभी हमको विदेशों से भी ट्रेड करना पड़ता है, विदेशों से भी व्यापार करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो गेहूं है वो फॉरेन में भी जाता है, हमारा राइस जो है वो फॉरेन में भी जाता है। तो इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वी आर नॉट ओनली ट्रेडिंग इन विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। देश के बाहर भी हम ट्रेड करते हैं, देश के बाहर भी हम उसको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो चूंकि देश के बाहर वाली बात हो जाती है, तो उस केस में भी एक सेंट्रल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उन सभी चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए, उन सभी चीजों में बैलेंस बैठाने के लिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स हालांकि सब्जेक्ट तो स्टेट लिस्ट के हैं, लेकिन फिर भी हम यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर यूनियन मिनिस्टर रखते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रखते हैं, ताकि एक बैलेंस आ सके, एक मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और ये तीनों ही पॉइंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट यहां पर कुछ आपको वर्क दिया गया है कि आप एक हर
रोज ऑल इंडिया रेडियो का एक सीरीज आता है, न्यूज़ आता है रात को 8:45 से 9 बजे हिंदी में और 9 से 9:15 इंग्लिश में। डिफरेंट टाइम्स भी होते हैं, लेकिन ये सबसे सुटेबल टाइम होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ये जो 15 मिनट का न्यूज़ है ये आप सुनिए, और इससे आपका करंट अफेयर्स प्लस लैंग्वेज दोनों 110% इंप्रूव होगा। और जब आप सुने तो चीज़ों को 3 कैटेगरीज में दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। जब भी आप न्यूज़ को सुने तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आ रहा है ना, कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है। इसका एक पर्टिकुलर कॉपी में जो है वो रिपोर्ट बनाइए। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। आई होप आप सभी इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है वो एग्जाम्पल। यहाँ पर दिया जा रहा है कुछ स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, पोखरन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government's nuclear policy, could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक न्यूक्लियर टेस्ट कराना चाहती है राजस्थान में, लेकिन क्या राजस्थान की लोकल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर टेस्ट को अपोज कर सकती है क्या, रोक सकती है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करना देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर टेस्ट को नहीं रोक सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbooks in its school, but the union government does not like the style and content of the new textbook. In that case, does the state government need to take permission from the union government before this textbook can be launched? तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर सिक्किम का गवर्नमेंट है जो एक टेक्स्ट बुक प्लान कर रहा है, और वो टेक्स्ट बुक में ऐसे कंटेंट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है दोस्तों। तो ये आ जाता है मैटर ऑफ एजुकेशन, है ना, ये एजुकेशन की बात आ जाती है। और जब आपने देखा होगा वो लिस्ट, तो एजुकेशन जो है वो आता है दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। तो चूंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, इसी वजह से दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने एक बात और आपको बताया था कि इन अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब भी दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए डिसीजन को ही फाइनल माना जाएगा। तो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है सिक्किम का, उसको डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉ को पास नहीं कर पाएंगे, है ना। यस, आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर, Suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha have different policies on how their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief ministers will have to obey? यहाँ पर दोस्तों 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। तो तीनों ही अपने अपने स्टेट में नक्सलाइट से फाइट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बना रहे हैं पुलिस के द्वारा, है ना। तो क्या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और पुलिस से रिलेटेड इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए जो स्टेट्स हैं वो फ्री हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली अपना सजेशन दे सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये वाला जो पर्टिकुलर रिविजन है एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इस पर्टिकुलर पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि हम अपने देश को एक फेडरल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं। तो इसका एक तो आपको पहले से पता चल गया कि हम पावर को शेयर करते हैं, है ना। जैसे कि हमने पावर को शेयर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया, इस तरीके से पावर को हमने शेयर किया। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप हमारे देश के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में 2 तरीके के टेरिटरीज होते हैं, एक है यूनियन टेरिटरीज और एक है दोस्तों स्टेट, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, जो एरिया वाइज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है, जिसको आप किसी रीज़न के कारण दूसरी स्टेट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये 2 आइलैंड्स हैं हमारे देश में। ये काफ़ी
दूर है दोस्तों बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो इसको आप उठाकर दूसरे स्टेट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप को आप उठाकर केरला में आप नहीं जोड़ सकते, है ना, क्योंकि केरला जो है वो हमारे देश के मेन लैंड में है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो एक आइलैंड है दोस्तों। इसलिए ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से भी हमने कई हिस्सों को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया है, जिसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है। यूनियन टेरिटरी मतलब एरिया, यूनियन मतलब सेंट्रल, तो ये सेंट्रल का टेरिटरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है दोस्तों, है ना। आई होप द पिक्चर इज क्लियर। इसी तरीके से कुछ और भी स्टेट्स हैं, है ना, जिसको वहां के स्पेसिफिक फीचर की वजह से, स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से हमने दूसरे स्टेट्स में इंक्लूड नहीं किया है, और इनके एरियाज भी रिलेटिवली काफी छोटे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा दमन एंड दीव, है ना, पौंडुचेरी, ओके। तो इस तरीके से काफी सारे एरियाज हैं जिसको हमने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है। इनका जो टोटल नंबर है वो आप याद रखेंगे। टिल ईयर 2019 हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन 2019 के बाद में इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर पहले स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, स्पेशल स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 में उसका बाइफर्केशन हो गया और वो 2 स्टेट में बढ़ जाता है दोस्तों। एक होता है आपका लद्दाख और दूसरा होता है जम्मू कश्मीर, है ना। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए यूनियन टेरिटरी बने, इसीलिए इनकी संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो गई, 9 हो गई, है ना। लेकिन 2020 में 26 जनवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि जो दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है उनको एक कर दिया जाएगा। तो अब दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव जो पहले 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे उनको जोड़ के एक कर दिया गया है, इसलिए इनकी संख्या अब 9 से घटकर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो प्रेजेंट में याद रखिएगा, इवन 2022 में भी याद रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी संख्या है यहां पर 8, है ना। यस, आई होप द पिक्चर इज क्लियर। अब उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे देश में है 28। जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना था और उसको जोड़कर 29 स्टेट्स हो जाता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी बन गया, इसीलिए 29 से घटकर फिर से वो कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया, है ना। यस, और इसमें से कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं और कुछ यहां पर नॉर्मल स्टेट्स हैं। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल स्टेट्स हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मैंने बताया आपको, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्या है दोस्तों, स्पेशल स्टेट्स हैं। और यहां पर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 371 है ना। यहां पर एक चीज और बहुत अच्छा है समझने के लिए कि जो हमारे देश में पावर शेयरिंग का पूरा अरेंजमेंट है कि कौन सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कौन सा पावर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ये बहुत ही क्लियर तरीके से स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में बदलाव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल होता है, जो रॉ फॉर्म ऑफ लॉ होता है, बिल को आपको पास कराना पड़ेगा दोनों लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी के साथ में। 2/3 मेजोरिटी अपने आप में बहुत बड़ी मेजोरिटी होती है। और यहीं तक नहीं, यहां से पास कराने के बाद में कम से कम आपको आधे से ज्यादा स्टेट से उसको पास कराना पड़ेगा, वहां के विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से आपको पास करना पड़ेगा। फिर सिग्नेचर होगा प्रेसिडेंट साहब का, तब जाके वो पर्टिकुलर चेंजेस पॉसिबल हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट डिक्लेयर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आसानी से बदलाव, आसानी से चेंजेस नहीं किया जा सकता दोस्तों, है ना। अगर मान लीजिए कभी कोई भी डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है पावर को लेके या किसी और चीज को लेके, तो यहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही यहां पर दोस्तों करेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर कहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे दोस्तों, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीटली यहां पर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हुआ है टैक्स को कलेक्ट करने का। जैसे यहां पर फिर से मैं एग्जांपल देता हूं जीएसटी का, तो जीएसटी का एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा हिस्सा जाता है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स वसूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल करती है, ताकि वो अपने लिए हुए डिसीजन को काफी इफेक्टिव तरीके से देश में इंप्लीमेंट कर सके। आई होप कि ये पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस पूरे पार्ट में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा
हमेशा आता ही है। एक शॉर्ट रिकैप, हमने अभी तक देखा दोस्तों कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से हमने समझा। दूसरा हमने देखा कि जो हमारे देश में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर हैं, दोनों मिलके किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं, तो इन सभी को भी हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स में कौन नॉर्मल है, कौन स्पेशल है ना, क्या कितने तरीके के रेवेन्यूज जो है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी। इन सभी चीज़ों को हमने ज़बरदस्त तरीके से समझा है। तो इस वाले पार्ट 2 में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे आगे के जो पार्ट्स हैं, आगे के जो कंटेंट्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट है, लैंग्वेज पॉलिसी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। इन सभी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।